आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 24 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 23, जिसके अंदर फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज मैं करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 24, जिसके अंदर फिजिक्स के ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। मैं आपको इन मॉडल सेटों द्वारा जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको इन मॉडल सेटों द्वारा करवा दूंगा। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, सरकारी या प्राइवेट, तो उनमें ये प्रश्न है रिपीट होंगे या आएंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितनी भी मैं नॉलेज भरी वीडियो आपको दूं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख सके और आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक। तो शुरू करता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। हमारा पहला प्रश्न देखिए। विद्युत केटली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो आपने पता होगा, अब तो ये विद्युत केटली चल चुकी है जिसके अंदर पानी गर्म किया जाता है। विद्युत केटली क्या होती है? इलेक्ट्रिक केटली होती है भाई। इलेक्ट्रिक केटली होती है जिसके अंदर पानी को गर्म किया जाता है। तो ये बताना भाई वो किसके कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। संवहन के कारण विद्युत केटली के अंदर जो पानी है वो गर्म होता है। किसके कारण गर्म होता था? संवहन के कारण भाई। अगला प्रश्न देखिए। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, यानी ये बताना है बोलोमीटर क्या है और ये क्या मापता है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापता है। जो ऊष्मीय विकिरण होता है ना, उसको मापने में बोलोमीटर की सहायता ली जाती है, जो एक प्रकार का यंत्र है। यानी जो ऊष्मीय विकिरण होता है ना, उसको मापने के लिए किसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बोलोमीटर का। अगला प्रश्न देखिए हमारा। अब किसी ठोस पदार्थ के बिना, कोई ठोस पदार्थ है उसके बिना है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं। यानी कोई ठोस पदार्थ है और द्रव में बदले सीधा, मतलब द्रव में नहीं बदला, मतलब लिक्विड पदार्थ में नहीं बदला है। जो ठोस पदार्थ है उसे लिक्विड में नहीं बदला गया, सीधा वाष्प में बदल दिया गया है। तो इसे क्या कहते हैं? उद्रवपात। उद्रवपात कहते हैं किसी ठोस पदार्थ को, यानी सॉलिड को सीधा ही गैस में चेंज करना है। सॉलिड को लिक्विड में नहीं, सॉलिड है उसे लिक्विड में नहीं चेंज करना, सीधा ही गैस में चेंज करना। सॉलिड को सीधा ही गैस में, तो उसे क्या कहते हैं? उद्रवपात। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सॉलिड को सीधा ही वाष्प यानी गैस में परिवर्तन कर देती है। अगला प्रश्न देखिए। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिगणित होता है कहलाता है। यानी कोई मतलब ऐसा तापमान है जिस तापमान पर ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर, ऊष्मा यानी ऊर्जा होती है एक प्रकार की, ऊष्मा पाकर द्रव में परिगणित होता है, तो मतलब द्रव में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। ठोस पदार्थ एक द्रव में बदल जाता है ऊष्मा पाकर, तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक। उस क्रिया को गलनांक कहा जाता है भाई। गलनांक कहा जाता है ऐसा तापमान जिस तापमान पर ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है या परिणत हो जाता है, तो उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक।
अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है, किस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा नहीं, किस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है या कहलाता है, यानी ये बताना है भाई। कोई द्रव है यानी कोई लिक्विड है, वो ऊष्मा पाकर यानी कोई एनर्जी है, उस ऊष्मा जैसे हीट नहीं होती वैसी एनर्जी होती है भाई। तो ऊष्मा पाकर वो वाष्प में बदल जाता है, यानी लिक्विड सीधा गैस में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड गैस में बदलेगा, क्वथनाक। क्वथनाक एक ऐसी क्रिया है भाई, ऐसी रिएक्शन है जो लिक्विड को सीधा ही गैस में बदल देते हैं। वाष्प यानी गैस होती है एक प्रकार की, वो क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनाक कहलाती है भाई। अगला है, द्रव से वाष्प में, यानी ये बताना भाई, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। यानी ये बताना भाई, द्रव से एक लिक्विड है उसे वाष्प में पदार्थ में अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। यानी द्रव से लिक्विड से गैस में बदलेंगे तो उस अवस्था को, यानी उसको क्या कहते हैं, अवस्था होती है वो, तो उसको क्या कहते हैं, परिवर्तन को, उस परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। वाष्पन कहते हैं भाई द्रव से वाष्प में बदलने को। कोई भी पदार्थ है लिक्विड से वाष्प में बदलेगा तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, वाष्पन। ये ध्यान रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। यानी अब बुझेगा, ठोस सॉलिड से लिक्विड में बदला है, सॉलिड से लिक्विड में बदला है कोई पदार्थ, तो उसको क्या कहते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। गलन कहते हैं ठोस से द्रव में बदलना। ठोस से द्रव में बदलना, कोई भी पदार्थ है ठोस से द्रव में बदलेगा, उस अवस्था को क्या कहते हैं, गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। अगला प्रश्न देखें, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनाक क्या होगा। यानी ये बताना भाई, जब कोई दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, उस पर क्वथनाक क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो भाई बढ़ेगा। यह आप ध्यान रखना, किसी भी लिक्विड पर आप दाब बढ़ाओगे तो उसका क्वथनाक क्या होता है, क्वथनाक क्या होता है, वो भाई बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। दाब घटेगा तो वो क्वथनाक भी घटेगा, दाब बढ़ेगा तो क्वथनाक भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। ये भाई ये विंटर सीजन का प्रश्न है। क्या है, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती भाई। जो ओस होती है ना, वो भाई हवा के साथ आगे चली जाती है, हवा ठंडी हो जाती है और ओस हवा में मिल जाती है। इस कारण वो ओस होती है, वो जमीन पर या किसी सतह पर नहीं जम पाती, वो सिर्फ वायुमंडल में ही रह जाती हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर वो, ये तो मैंने साधारण भाषा में बताया है, और ये इसका केमिस्ट्री की उससे देखिए, इसका आंसर क्या है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, यही इसका आंसर मैंने अब बताया है। क्योंकि तेज हवा के साथ जो भी ओस पड़ती है वो ओस भाई हवा में ही रह जाती है, इससे ओस हमें धरती पर दिखाई नहीं देती या जमती नहीं है। किसके कारण, वाष्पीकरण की दर होती है वो भाई तेज हो जाती है।
क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कपूर से ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कोई कपूर है भाई, ठोस सॉलिड कपूर को सीधा ही गैस में बदला जाता है, वाष्प में बदला जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना भाई। ये प्रक्रिया कहलाती है उदरपात। उदरपात क्रिया कहलाती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज, ना सॉलिड से गैस में चेंज किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प कपूर में बदला जाता है तो उसे उदरपात कहते हैं, उदरपात। अगला प्रश्न देखिए अब हमारा, बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, यानी जो भी बर्फ गलना शुरू हो जाती है यानी पिघलना, तो उसकी गुप्त ऊष्मा का मान पूछेगा भाई कितना होता है, गुप्त ऊष्मा का मान बताना है। तो 80 Cl ग्राम, ये भाई इसकी यूनिट होती है, ये यूनिट है भाई इसे मापने के, Cl बटे में ग्राम, कैलोरी ग्राम होता है। ये होता है 80 कैलोरी ग्राम। Cl का मतलब होता है कैलोरी, 80 कैलोरी ग्राम इतना होता है भाई बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान। अगला प्रश्न देखिए भाई, अब उषा उस उष्प की ना वाष्प, उषा की नहीं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा का होता है, यानी वाष्प होती है जो गैस होती है भाई। आपने देखा होगा वाष्प क्या होती है भाई, आपने देखा होगा गर्म सब्जी बन रही है, गर्म सब्जी बन रही है तो आप एकदम से प्लेट हटाओगे ना तो उसमें से गर्म भाप निकलेगी, वो वाष्प होते हैं भाई, वो वाष्प होते हैं हमारे नहीं, वाटर के। जो वाटर होता है उसे कई देर तक गर्म करने से जो प्लेट होती है उसे हम किसी भी बर्तन प्लेट रख देते हैं, नीचे आग बालते हैं, लगाते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो एकदम से हम प्लेट हटाएंगे तो उसे वाष्प निकलेंगे गर्म, तो उसे कहते हैं भाई वाष्प। ये आप ध्यान रखना। तो ये वो जगह भाई उसकी गुप्त ऊष्मा होती है, उसकी गुप्त ऊष्मा बतानी कितनी होती है, तो उसकी ऊष्मा होती है सबसे ज़्यादा भाई 536 कैलोरी ग्राम, 536 कैलोरी ग्राम होती है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 536 कैलोरी ग्राम। अगला प्रश्न देखिए अब, अगला प्रश्न क्या है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य, थर्मोस्टेट का कार्य बताना क्या होता है। एक समान तापमान बनाए रखना, मतलब कोई भी, मतलब ऐसा इसका काम, थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, ये एक ऐसा कार्य करता है, इसका कार्य क्या होता है, एक समान तापमान को बनाए रखना। यानी हम चाहते हैं तापमान ठंडा रहे तो ये हम तापमान को अपने अनुसार सेट करेंगे, अपने अनुसार सेट करेंगे तो क्या होता है, तो वो थर्मोस्टेट होता है ना, वो थर्मोस्टेट होता है, वो तापमान को ना ही बढ़ने देता ना ही घटने देता। जो हम तापमान उसके रेफ्रिजरेटर के अंदर या फ्रीज के अंदर सेट करेंगे तो ना ही वो उस तापमान से बढ़ने देगा ज़्यादा ना घटने देगा, वो तापमान को सामान्य बनाए रखेगा भाई, समान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, देखो अगला प्रश्न क्या होता है हमारा। अगला प्रश्न ये है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो यानी प्रकाश होती है, रोशनी होती है, वे एक प्रकार की तरंग छोड़ती हैं,
तो ये बताना वो किस प्रकार की तरंग है, किस प्रकार की तरंगों को छोड़ते हैं। तो वो छोड़ते हैं अनुप्रस्थ तरंग छोड़ते हैं भाई। जो प्रकाश तरंग होती हैं वो भाई अनुप्रस्थ तरंगे छोड़ती हैं। वे तरंगे एक प्रकार की ऐसी तरंगे होती है जो भाई रोशनी को पैदा करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। यानी ये बताना भाई, जो प्रकाश का तरंग का सिद्धांत है, जो नहीं प्रकाश तरंग सिद्धांत है, वो किसने दिया, यानी किसके द्वारा वो दिया गया है, प्रस्तावित किया गया। तो वो किया गया भाई हाइगेंस के द्वारा। ये भाई एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है, हाइगेंस ने, हाइगेंस द्वारा दिया गया भाई ये सिद्धांत। ये ध्यान रखना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपका भी। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया। ये प्रश्न देखो दोबारा। यानी प्रकाश भाई एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तरंगे हैं, वेव। यानी जो ये प्रकाश है भाई एक प्रकार की चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। यह किसने कहा सर्वप्रथम, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। किसने कहा ये सब सर्वप्रथम, ये कहा था मैक्सवेल ने भाई सबसे पहले कहा था जो प्रकाश है वह एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ये कहा था सर्वप्रथम मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न देखिए भाई, अब अगला 2 प्रश्न रह गए हमारे अब इसी वीडियो की। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। यानी जो प्रकाश तरंगे हैं, यह किसने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, यह किसने कहा था। यह कहा था ग्रोमाल्डिन ने कहा था भाई। यहाँ पर देखिए ग्रोमाल्डिन। ये भाई साइंटिस्ट के तो नाम याद करने पड़ेंगे भाई। कुछ ऐसे साइंटिस्टों के ऐसे नाम है भाई जिन्हें बोलने में थोड़ा बहुत होता है, तकलीफ होती है। नहीं तकलीफ तो क्या होती है भाई, बोल नहीं पाते। हमारे भारत में तो ऐसे सोनू मोनू डोनू ऐसे नाम हो जाते हैं, परंतु ये साइंटिस्टों की ऐसे नाम है जो आपने सुने भी नहीं होंगे। ग्रोमाल्डिन नाम के एक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ग्रोमाल्डिन किसने दिखलाया था, ग्रोमाल्डिन ने भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। यानी ये बताना भाई, जो प्रकाश है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। यानी प्रकाश विद्युत है, उसका प्रभाव है भाई, प्रभाव पड़ता है, तो ये किसने बताया सर्वप्रथम, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया। तो भाई आइंस्टीन भी कह सकते या अल्बर्ट आइंस्टीन ने भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन या आइंस्टीन ने। ये भाई
एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट रह चुके हैं भाई। प्रसिद्ध यानी ये अपने समय में बहुत ही आगे की सोचने वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत योगदान दिया भाई फिजिक्स में। तो भाई इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि जो बच्चा किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो से उसे कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी भाई। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें वीडियो को, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।